आज हम लोग चोक कुंडली के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि चोक कुंडली क्या है, चोक कुंडली का सिद्धांत क्या है, चोक कुंडली की क्रियाविधि क्या है। तो चोक कुंडली क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में किस प्रकार धारा का नियंत्रण होता है। तो दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से दिष्ट धारा परिपथ में धारा को हम कम अथवा अधिक, धारा की प्रबलता को हम घटाते बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार दिष्ट धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए हम चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। यानी कि चोक कुंडली एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा संयंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को हम कम कर सकते हैं, वो भी बिना ऊर्जा क्षय के। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यह जो चोक कुंडली है, यह चोक कुंडली स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम जानते हैं कि चोक कुंडली की रचना कैसी होती है। तो चोक कुंडली में एक नगण्य प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जो तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार के अनेक फेरों को लैमिनेटेड आयरन कोर यानी पटलित लौह क्रोड के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। यह जो है लैमिनेटेड आयरन कोर या पटलित लौह क्रोड है। इस लौह क्रोड पर तांबे की मोटे तार हैं। इन तार को, तांबे के मोटे तार को इस तरह इस लौह क्रोड पर लपेट करके हम तांबे की तार की कुंडली के रूप में इसे लपेटेंगे और लपेट करके जो है चोक कुंडली का निर्माण करेंगे। अब ये जो तांबे का तार होता है यह काफ़ी मोटा रखते हैं। तांबे का तार मोटा होगा तो मोटा होने के चलते कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाएगा और फेरों की संख्या काफ़ी अधिक रखते हैं। ये जो लपेटे गए फेरे हैं इनकी संख्या काफ़ी अधिक रखते हैं। जब लपेटे गए फेरों की संख्या अधिक होगी और इस फेरों के अंदर जो लोहे की लैमिनेटेड कोर है इसको हम डाल देंगे तो इससे जो है इस कुंडली का प्रेरकत्व तो बहुत जो है अधिक हो जाएगा। इस प्रकार जो तांबे के मोटे तार ले लेते हैं और तांबे के मोटे तार को जो लौह क्रोड के ऊपर कई फेरे लपेटते हैं, इससे फ़ायदा यह होता है कि मोटा तार होने से इसका प्रतिरोध तार का लगभग शून्य हो जाता है और फेरों की संख्या अधिक होने के चलते इसका जो है प्रेरकत्व तो ऊंचा हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब इस कुंडली के अंदर इस जो लोहे की क्रोड है इसको जो है हम आवश्यकता अनुसार अंदर डाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जितना अंदर या बाहर डालेंगे निकालेंगे उसी के अनुसार जो है प्रत्यावर्ती धारा का मान कम या अधिक होगा। अब कुंडली के अंदर जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा को हम लोग जानते हैं जेड होता है। प्रतिबाधा जेड यह एक तरह से यल आर परिपथ है, उच्च प्रेरकत्व और लगभग नगण्य प्रतिरोध यानी यल आर परिपथ। तो यल आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा यल, तो ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर। यह जो है इस चोक कुंडली यानी यल आर परिपथ के प्रतिबाधा का सूत्र होगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर। अब इस लोहे की क्रोड को कुंडली के अंदर जितना ही डालेंगे उसके अनुसार प्रतिबाधा का मान जेड आएगा। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम जानते हैं कि यलार परिपथ में औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय को हम लोग लिखते हैं पी एवरेज। पी एवरेज होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। वी आर एम एस जो है प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान है, आई आर एम एस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है और कास फाई को
हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक। cos फाई का नाम है शक्ति गुणांक, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर फैक्टर। और इस cos फाई का मान होता है R/Z। cos फाई इज इक्वल टू R/Z। R जो है प्रतिरोध है और Z प्रतिबाधा है। Z का मान यहाँ से अगर हम लोग रख लें तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी R/√R² प्लस ω² L²। अब चूँकि चोक कुंडली के लिए प्रतिरोध R लगभग शून्य होता है, चोक कुंडली के लिए चूँकि तार तांबे का जो है बहुत मोटा रखते हैं और बहुत मोटे तार का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, तो यह मान शून्य हो गया। और इस कुंडली का प्रेरकत्व तो बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च होता है, तो यह मान शून्य हो गया। यह मान बहुत ज़्यादा है तो cos फाई का मान लगभग शून्य आएगा। यह मान शून्य, यह मान बहुत ज़्यादा, तो भाग देंगे तो लगभग शून्य के वैल्यू के करीब आएगी, टेंस टू 0 होगी cos फाई। यानी कि cos फाई ही क्या है, शक्ति गुणांक है। यानी शक्ति क्षय, इस फार्मूले से शक्ति क्षय P बार लगभग शून्य आएगा। इस समीकरण 1 के अनुसार, यानी कि चोक कुंडली का औसत शक्ति क्षय लगभग शून्य होता है। चोक कुंडली का चूँकि प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, इसलिए व्यवहार में चोक कुंडली द्वारा थोड़ी सी वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। अब हम लोग एक बात कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली काम करता है, तो क्या दिष्ट धारा परिपथ में यह चोक कुंडली कार्य करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका उत्तर है कि दिष्ट धारा परिपथ में चोक कुंडली कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दिष्ट धारा के लिए, अगर दिष्ट धारा कहीं है तो दिष्ट धारा के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 होती है। ओमेगा की वैल्यू 0 यानी शून्य होती है, आवृत्ति शून्य होगी। तो जब दिष्ट धारा के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos फाई की वैल्यू अनंत हो जाएगी, या कहें हम कि ओमेगा की वैल्यू 0 होने से ω² इंटू L² की वैल्यू यानी XL² की वैल्यू शून्य हो जाएगी। और प्रतिरोध चूँकि उच्च है, प्रतिरोध चूँकि तार मोटे तार का है इसलिए प्रतिरोध लगभग शून्य है, तो यह भी शून्य हो गया। और ओमेगा के 0 होने के चलते यह भी शून्य हो गया, यानी इसकी प्रतिबाधा दिष्ट धारा के लिए लगभग शून्य हो जाएगी। तो जब प्रतिबाधा ही शून्य हो जाएगी तो दिष्ट धारा के धारा में प्रयोग करने से इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए चोक कुंडली केवल हम प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग करते हैं, दिष्ट धारा में नहीं। घरों में जो प्रयुक्त की जाती है फ्लोरेसेंट ट्यूब, उसमें जो है धारा को नियंत्रित करने के लिए इसी चोक कुंडली का हम प्रयोग करते हैं।